এই মুহূর্তে রয়েছি শিবসেনা এমপি রাজ্যসভার সঞ্জয় রাউত আপনারা প্রত্যেকেই জানেন, অত্যন্ত ভোকাল, ভারতীয় রাজনীতিতে অত্যন্ত পরিচিত নাম সেই সঞ্জয় রাউতের নয়াদিল্লির যে বাসভবন, সেই বাসভবনে রয়েছি R+ নিউজের জন্যে। আমি সঞ্জয় রাউতের কাছে কয়েকটা প্রশ্ন রাখতে চাই। मिस्टर राउत, आपको स्वागत है R+ न्यूज़ चैनल में। मिस्टर राउत, आप ममता बनर्जी दिल्ली में सभी विरोधी अक्ष को एकजुट करने के लिए आप वो बहुत ही परिश्रम कर रहा है, तो आपका क्या सोच है जी? ये जो प्रक्रिया चल रहा है, इसमें कामयाब मिल सकता है? डेफिनेटली। देखिए, ममता दीदी इस देश का एक ऐसा व्यक्तित्व है कि पूरा देश उनके तरफ राजनीति में ही नहीं, सभी मायनों में बहुत ही आशा से देखता है। पूरा देश उनको जानता है। टाइग्रेस ऑफ बंगाल इस नाम से वो पूरे देश में परिचित है। विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से उसने अकेली महिला, इतनी बड़ी ताकत सामने खड़ी थी, ऑल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पैसा, फिर भी ममता दीदी ने जिस तरह से विजय प्राप्त किया, उसे हमारे महाराष्ट्र में दिग्विजय बोलते हैं। दिग्विजय आसान नहीं था। माहौल तो ऐसा बनाया था कि ममता दीदी गई, लेकिन ममता दीदी ऐसे आई कि सब लोग भाग गए और कुछ महीने तक मुंह छुपाकर बैठे। तो ऐसी पर्सनालिटी अगर राष्ट्रीय राजनीति में कुछ अलग सोच से आती है दिल्ली में। देखिए, ममता बनर्जी का एक पर्सनालिटी ऐसा है कि बहुत ही सीधी है, सिंपल है। उनकी राजनीति में कोई स्वार्थ की मात्रा नहीं है, ये हम सब देखते हैं ना। पैसे की राजनीति नहीं करती। तो अगर उसने दिल्ली में आकर एक काम शुरू किया है, तो हम सभी ने उसका स्वागत किया है। महाराष्ट्र से शिवसेना हो या शरद पवार साहब हो, हमेशा हमने ममता दीदी के साथ हमारा संपर्क कायम रखा है और एक दूसरे को एनकरेज भी किया है कि आपकी लड़ाई कैसी चल रही है महाराष्ट्र में, हम क्या कर रहे हैं। जैसे हम जब लड़ते थे बीजेपी के साथ, तो ममता दीदी ने हमेशा हमको फ़ोन करके इनकरेज किया है कि लड़ते रहो, हम आपके साथ हैं। तो ज़रूर ममता दीदी में वो ताकत है, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग उनके साथ जुड़ जाएंगे। और ममता दीदी ने स्पष्ट किया है कि मुझे नेतृत्व नहीं करना है, नेतृत्व कोई भी करे, लेकिन सबसे पहले दिल्ली को जो सरकार है उसको हटाना है। ये उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो उसका स्वागत करना चाहिए। लगातार बीजेपी ने ये आरोप लगाया था कि ममता ने मुस्लिम लोगों को तुष्टीकरण करते हैं। आप इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तुष्टीकरण क्या होता है भाई? तुष्टीकरण का मतलब क्या है? देखो, मुसलमान इस देश के नागरिक हैं। हमारी भी लड़ाई मुंबई में चली बांग्लादेशियों के खिलाफ। बांग्लादेशी जो बाहर से आकर यहाँ पूरा कब्जा जमा लेते हैं, उनके खिलाफ हम हमेशा लड़ते आए हैं। और मुसलमानों का तुष्टीकरण तो इस चुनाव में किसने नहीं किया? मोदी जी बांग्लादेश क्यों गए थे? अचानक यहाँ चुनाव चल रहा है, वहाँ बांग्लादेश में चले गए, वहाँ के प्रधानमंत्री से मिले। यही समय मिला तो हमें लगा ये भी एक तुष्टीकरण का ही मसला था। तो तुष्टीकरण की बात कभी किसी ने नहीं करनी चाहिए। जो कानून और संविधान के तहत जो भी राजनीति होती है, जो काम होता है, वो हम सभी को करना है। ये तो आसाम में क्या हो गया देखिए। बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट को हमेशा संभालना चाहिए, हमेशा। आप एक साथ कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना एक साथ महाराष्ट्र चला रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ जो अभी पेगासुस के लेकर मुद्दे को लेकर जो हालत पैदा हुआ है, आपको क्या लग रहा है भविष्य में सभी दल जो विरोधी पक्ष है, कांग्रेस, शिवसेना, सभी एक साथ
सही में आएंगे? अभी तो आ रहे हैं, सबको लगता है खतरा है। और पेगासस के मामले में सबको ये महसूस हुआ कि कोई सुरक्षित नहीं इस देश में, जासूसी सबके ऊपर चल रही है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा हो गई। अब देखिए, अभिषेक का नाम आया है, दीदी का भी नाम हो सकता है उसमें, हम सबका नाम आया है। तो सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। ये जिस तरह से अपोजिशन के ऊपर जासूसी हो रही है, हिटलर ने भी ऐसा नहीं किया था उसके देश में कभी उस वक्त। लेकिन हमारे देश में, जिसको हम सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी वर्ल्ड का, वहाँ हो रहा है ये। तो आप इमरजेंसी को क्यों हंस रहे हो? ये तो इमरजेंसी भी खराब सिचुएशन है। और हमको एक साथ अगर हम नहीं आए तो इस देश में ना अपोजिशन रहेगा, ना और कोई रहेगा, सिर्फ 2-4 लोग ही बचेंगे और वो बोलेंगे ये देश सिर्फ हमारा ही है, उनका ही है। ऐसे है कि कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने ऐसे कहा कि हिंदू मुसलमान एक डीएनए की अंश है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरफ से जा रहे है, क्या आपको क्या महसूस हो रहा है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी का खिलाफ बीजेपी के अंदर से कुछ आने वाला है वक्त आने में? देखिए, वक्त आने में बहुत कुछ होता है। जब समय आता है, समय बलवान होता है सबसे ज़्यादा। और क्या लिखा है समय के भविष्य में, वो कोई बता नहीं सकता। इस देश की राजनीति में बड़े बड़े बादशाह आए और चले गए। बड़े बड़े बादशाह आए, मुगल काल में आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर हमारी राजनीति शुरू हो गई। लेकिन अहंकार जिसने दिखाया वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला इस देश में। अहंकार नहीं चलता इस देश की राजनीति में, इस देश की मिट्टी में, इस देश के खून में। अगर कोई अहंकार की भाषा करेगा कि मेरे सिवाय कोई नहीं, मैं ही मैं हूँ, तो मैंने कहा ना, समय का तकादा ऐसा होता है कि सबको सबक मिलता है। और देश की जनता सबसे ज़्यादा बलवान है। अब देखिए 2024 में क्या होता है। 2024 में क्या सचमुच बीजेपी गए होंगे? देखिए, भविष्यवाणी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिस प्रकार का माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है, लोगों में आत्मविश्वास पैदा हो रहा है, लोग बहुत ही परेशान हैं, बहुत परेशान हैं लोग। कल तक बात करने से डर रहे थे खुलकर, अब बोलने लगे हैं। जब लोग बोलने लगते हैं तो समझ जाना कि 2024 का इंतज़ार हो रहा है। और एक मुद्दा है, जब दिल्ली में आए तो सेंट्रल विस्ता ऐसे एक स्थापत्य बना रहे हैं कि पहले ज़माने में इतना दिल्ली एक मशहूर एक राजधानी है हमारा, इधर इतिहास साक्षी है, लेकिन सब कुछ तोड़फोड़ हो रहा है ऐसे। ये गलत है, उसका समर्थन कोई नहीं करेगा। दिल्ली की सूरत बिगाड़ने की जो कोशिश है, देखिए सेंट्रल विस्टा की ज़रूरत नहीं है अभी इस वक्त। आज का जो पार्लियामेंट है और 100 साल चल सकता है, चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, महात्मा गांधी हो, उससे पहले सुभाष चंद्र बोस, लाला लजपत राय, सभी ने 150 साल 200 साल में बड़े बड़े नेता, क्रांतिकारी, वीर सावरकर जी हो, सभी ने अपना योगदान दिया है, सभी ने दिया है। सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, एक पार्टी का या एक किसी नेता का ये देश नहीं है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि ये एक नेता, 2 नेता, 3 नेता, उनके ऊपर ये देश का इतिहास आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास आखिर इतिहास होता है, जनरेशन बदलती है और अपने साथ नया इतिहास आगे लेकर जाती है। जमाने में बिहार के खिलाफ शुरुआत में हुआ था जब बाला साहेब जी जीवित थे। अब एक मुद्दा आ रहा है, पॉपुलेशन बिल, और ऐसे कोई स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, उन लोगों का सुन रहा है कि उधर एमपी बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसे कोई स्टेट्स है जहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, इसको लेकर क्या? हम सबसे पहले जय हिंद बोलते हैं, बाद में जय महाराष्ट्र बोलते हैं।
अगर हम बंगाल में आ जाएंगे ना तो हम जय हिंद जय बांग्ला बोलेंगे। हम अगर पंजाब में जाएंगे तो जय हिंद जय पंजाब बोलेंगे, हम जय महाराष्ट्र नहीं बोलेंगे। हर स्टेट का अपना एक प्रतिष्ठा, अपना वजूद है और ये सभी मिलकर एक देश बना है। ये हमेशा हमने हमारे ध्यान में रखा है और ये हमारे बाला साहब ठाकरे जी का ये विचार रहा है कि देश के ऊपर कोई नहीं, देश रहेगा तो हम रहेंगे, राज्य रहेगा, शहर रहेगा और हम रहेंगे, पार्टी रहेगी। देश ही नहीं बचेगा तो आप क्या करोगे। लेकिन ये जो स्टेट बने हैं लिंग्विस्टिक स्टेट, तो सभी राज्य की एक जिम्मेदारी होती है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की सरकार जब बनती है वहाँ, तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए कुछ ऐसा काम करो कि जिनको अपना घर दार राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में भागने की नौबत ना आए रोजी रोटी के लिए। यही हमारा मुद्दा है, यही मुद्दा रहेगा। बात रही पॉपुलेशन कंट्रोल का, जो कानून बनाने की जो बात मैं सुन रहा हूँ, ये हमेशा इस देश में एक मांग उठी है कि देश की लोक संख्या ही समस्या का कारण है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे घरों का प्रश्न हो। अगर एक कानून बनता है, उस कानून को हम दूसरे भाषा में क्या करते हैं, कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक कानून। यही है ना कि पॉपुलेशन कंट्रोल करो सबका, सबको एक कानून बना दो। उसमें गलत क्या है? मुझे नहीं लगता कि गलत है, लेकिन सभी राज्यों ने उसका स्वीकार करना चाहिए। ये कोई राजनीतिक हथियार नहीं बनना चाहिए किसी एक राज्य के खिलाफ या किसी एक धर्म के खिलाफ, किसी एक जाति पंथ के खिलाफ। उसमें देश का विचार होना चाहिए और वो कानून बनना चाहिए, तो सब लोग उसको सपोर्ट करेंगे। आप ट्रिपल तलाक के बारे में सरकार ने एक माहौल बनाया और हमने सब ने उसको सहमति दी है। ऐसे बहुत से कानून हैं जो राष्ट्रहित में है, वो हम सब राजनीतिक मतभेद भूलकर उनके साथ खड़े रहते हैं। तो ये भी कानून अगर आता है तो उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में ये कानून आ रहा है, योगी जी बना रहे हैं। हमने इतना ही पूछा कि क्या ये कानून और आने वाला विधानसभा का चुनाव का कोई रिश्ता है क्या? हम देखेंगे एक प्रयोग के तौर पर यूपी में क्या होता है, उसके बाद हम सोचेंगे। जब उत्तर प्रदेश के सवाल आप उठाए तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में और पंजाब की सिंघू बॉर्डर में ये जो आंदोलन चल रहा है, आपको क्या विचार है शिवसेना की? विचार क्या होगा, हम तो बार बार वहाँ जाकर आते हैं। उस मुद्दे पर फार्मर्स कृषि कानून के ऊपर संसद नहीं चल रही है, आप देखते होंगे। संसद में पेगासस के साथ साथ कृषि कानून का भी मुद्दा उठ रहा है। क्या आप लग रहा है कि ये 75-77 जो इमरजेंसी की टाइम जो चल रहा है, कई बार ममता बनर्जी भी ये भी कह रहे सुपर इमरजेंसी चल रहा है, आपका क्या राय है? इंदिरा गांधी जी को मैं जानता था। आप जहाँ खड़े हो, बाजू का बंगले में इंदिरा जी रहती थी। अब वहाँ उनका मेमोरियल बना है जहाँ उनकी हत्या हो गई। इंदिरा जी देश का ऐसी नेतृत्व था कि हमेशा डेमोक्रेसी के ऊपर उनका विश्वास रहा। इसलिए तो इमरजेंसी के बाद उसने तुरंत चुनाव लिया और चुनाव हार गई। डेमोक्रेसी थी उस वक्त भी, देखिए। लेकिन आज मुझे डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा लगता है। इमरजेंसी तो आई और चली गई, ये तो चलता है। कोई किसी को सवाल नहीं कर सकता। सवाल करने से लोग डरते। डेमोक्रेसी में अगर सवाल करने से लोग डरने लगे, उसका मतलब है यहाँ का कानून खत्म हुआ है और यहाँ की डेमोक्रेसी आज नहीं रही है।